अस्सलाम वालेकुम मुबीन, आवाज़ आ रही है आपको? चलो आज हम जो है ना वो अपना चैप्टर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है बेसिकली हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने डिफरेंट इनकम की सोर्सेज पढ़ी थी। हमने कहा डिफरेंट हेड ऑफ इनकम हैं। एक को हम कहते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। फिर हम एक को कहते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। एक को हम कहते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। एक को हम कहते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है। और एक को हम कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है। सो ये हमने डिफरेंट जो है वो सोर्स ऑफ इनकम पढ़े थे या हेड ऑफ इनकम पढ़े थे। हमने उस टाइम ये कहा था कि जो भी इन चार हेड ऑफ इनकम में फॉल नहीं करता वो आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो आज हम बेसिकली यही पढ़ने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कौन सी चीज़ें आ रही होती हैं। ठीक है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो है वो हमारा सेक्शन जो है 39 वो बता रहा होता है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बेसिकली क्या है। इनकम ऑफ एवरी काइंड, हर किस्म की इनकम जो रिसीव हो रही हो बाय अ पर्सन इन अ टैक्स ईयर। ठीक है। अब आपने ये याद रखना यहाँ पे रिसीव्ड का वर्ड है। ठीक है। समटाइम यहाँ पे रिसीव्ड और रिसीवेबल का वर्ड आता है। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हर वो किस्म की इनकम जो रिसीव हो रही हो एक पर्सन को इन अ टैक्स ईयर, एक टैक्स ईयर के अंदर। ठीक है। इफ इट इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी अदर हेड, जो किसी और हेड में इंक्लूड नहीं हो रही अदर देन इनकम एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, और वो एग्जाम्प्ट भी नहीं है। ठीक है। एग्जाम्प्ट के ऊपर तो टैक्स ही नहीं लगना। तो जो एग्जाम्प्ट नहीं है और किसी और हेड ऑफ इनकम के अंदर हम शामिल नहीं कर रहे, शेल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो हम उसको क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर चार्ज करेंगे। ठीक है। अब इसके आगे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग। अब एक जनरल बात कर दी कि भाई हर वो इनकम जो है जो किसी और हेड के अंदर नहीं आ रही उसको हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो है ना वो चार्ज करना है टैक्स के अंदर। बट इसमें इंक्लूडिंग का वर्ड लगा के टैक्स वालों ने ये बात इंश्योर की कि ये कुछ चीज़ें हम आपको बता रहे हैं लेकिन ये सिर्फ इंक्लूड हो रही हैं, इसके अलावा भी और चीज़ें भी हो सकती हैं जो किसी और हेड में नहीं जा रही, तो आप उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल सकते हो। बट इंक्लूडिंग का मतलब ये है कि आगे वाली स्लाइड्स में कुछ एक लिस्ट आने वाली है जिनके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो तो स्पेसिफिकली कहाँ जानी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अच्छा। अब इसके लिए थोड़ा सा इसी को ही हम सम अप कर लेते हैं। लिस्ट पे जाने से पहले पहले इसको सम अप करने का मतलब ये है कि ये क्राइटेरिया है जो क्लासिफाई करता है कि ये इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जानी है। ठीक है। तो अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाना है तो सबसे पहली बात यह है कि इट मस्ट बी इनकम, वो उसका इनकम होना ज़रूरी है। आप किसी से कर्जा ले रहे हो, लोन ले रहे हो, वो आपकी इनकम नहीं है। आप किसी से उधार पैसे ले रहे हो, वो आपकी इनकम नहीं है। तो सबसे पहली डेफिनेशन इनकम के ऊपर पूरी उतरेगी जो चीज़, वो आएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इट शेल नॉट चार्जेबल टू एनी अदर हेड। ठीक है। किसी और इनकम के हेड में ना जा रही हो, ना तो वो सैलरी की इनकम हो, ना तो वो बिजनेस की इनकम हो, ना तो वो प्रॉपर्टी की इनकम हो, ना वो कैपिटल गेन से आ रही हो। फिर आगे है कि इट इज़ नॉट एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, उसको एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स भी नहीं होना चाहिए। अगर तो वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है तो इसका मतलब ये है कि फिर तो उसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगना, तो फिर उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स नहीं लगवाया जा सकता। अच्छा। इट शेल नॉट फॉल अंडर फाइनल टैक्स रजीम, और उसको फाइनल टैक्स रजीम में भी टैक्स नहीं लगना चाहिए। अगर वो फाइनल टैक्स रजीम में जा रही है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगी। तो ये जो पहला हमने पढ़ा है इस पॉइंट के अंदर जो कि एक बेसिक सी डेफिनेशन थी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की, जो कि इंक्लूसिव डेफिनेशन थी। इसके बाद हमने इसकी पूरी लिस्ट पढ़नी है जो कि हमें बताई गई है कि ये चीज़ें तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आनी ही आनी है। तो उसकी अगर हम समरी बनाएं तो समरी में ये कुछ 4 पॉइंट बन रहे हैं। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं उन लिस्ट की तरफ जो स्पेसिफिकली मेंशन की गई है कि ये वाली जो इनकम आएगी ये आपकी कहाँ जानी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जानी है। अच्छा।
सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड, अब आपको याद होगा कि जब हमने अपना पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 4, तो उसमें हमने डिविडेंड के बारे में कहा था कि इसके ऊपर एक स्पेसिफाइड टैक्स रेट लगता है। ठीक है, जो कि फाइनल टैक्स रजीम में जाता है। और से हमने कहा था कि ये जो डिविडेंड होता है इसके ऊपर 15% का टैक्स लग जाता है। ठीक है, और ये 15% का टैक्स लगने के बाद ये फाइनल टैक्स रजीम में जाता है। अब जब ये लिख दिया गया है कि डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, तो इसका क्या मतलब है? ये तो फाइनल टैक्स रजीम का, और लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा कि जो जो इनकम फाइनल टैक्स रजीम में जानी है उसको आप टैक्स नहीं करवा सकते इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी सोर्स इनकम डिविडेंड जो है, मतलब आपने एक कंपनी है उसके शेयर्स खरीदे हुए हैं, और वो कंपनी पाकिस्तानी कंपनी है। ठीक है, पाकिस्तानी कंपनी है, और उन शेयर के ऊपर आपको जो है ना वो 15% के हिसाब से डिविडेंड के ऊपर टैक्स देना है। तो ये FTR का टैक्स है। मतलब कोई पाकिस्तानी कंपनी जो है वो अगर आपको डिविडेंड दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान सोर्स इनकम का डिविडेंड आपको मिल रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में हमने कहा था सेक्शन 5 के अंदर कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, फाइनल टैक्स होगा 15%, आपके ऊपर टैक्स लग गया, मजीद आपने इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है, लेकिन उस सेक्शन 5 में ये नहीं था कि जो फॉरेन सोर्स इनकम आपकी आ रही है, डिविडेंड जो आया, एक आपने पाकिस्तान में बैठ के आपने एक यूके की कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है और वहां से आपको जो है वो डिविडेंड मिल रहा है, तो उसके ऊपर टैक्स कैसे लगना है? उसके ऊपर जो टैक्स लगना है वो आएगा आपका इस हेड में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ठीक है, मुबीन क्लियर यहाँ पे? चलो, सेकंड है रॉयल्टी। ठीक है, अच्छा, रॉयल्टी जो है इसका भी हमने एक थोड़ा सा पोर्शन पढ़ा था अपने चैप्टर 4 में, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जब ऑथर जो होता है उसको रॉयल्टी मिलती है, और अगर उसने वो सर्टेन टाइम पीरियड से ज़्यादा उसके ऊपर मेहनत की हो, उसके बाद उसने पब्लिश की हो बुक, तो फिर वो रॉयल्टी जो है वो हमने कैसे ट्रीट करनी है, वो आपको चैप्टर 4 एक दफ़ा रिवाइज करना, वो आपको याद आ जाएगा कि वहाँ पे हमने पढ़ा था ये वाला स्पेसिफिक। ठीक है, लेकिन रॉयल्टी सिर्फ ऑथर को नहीं मिल रही होती। ठीक है, इसके अलावा रॉयल्टीज भी हो सकती हैं। आपको रॉयल्टी मिल सकती है, आपने कोई भी काम किया है, आपने से कि आपका एक ब्रांड एस्टेब्लिश हो गया है KFC का। ठीक है, आपने KFC का ब्रांड या कोई भी ब्रांड हो गया, आपने आगे उसकी ब्रांचेस जो हैं या फ्रेंचाइजीज खोलनी है, और वो फ्रेंचाइजीज से कि आपने 3-4 फ्रेंचाइजीज खोल दी हैं कि आप लोगों को राइट्स दे रहे हो कि यार आप मेरा नाम यूज़ करो और इसी बिजनेस को लेके चलो, लेकिन जो आपका प्रॉफिट लॉस होगा वो आप खुद उसके जिम्मेदार हो गए, मुझे आपने मेरा नाम यूज़ करने के अगेंस्ट क्या देनी है? रॉयल्टी देनी है। ठीक है, जो पैसे मिल रहे होते हैं उसको भी रॉयल्टी कहते हैं। ठीक है, तो जो रॉयल्टी है वो भी बेसिकली इसी लिस्ट में इंक्लूडेड है कि इसके ऊपर जो आपको टैक्स लगेगा ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही जाएगा। मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो आगे चल के करेंगे। 7B इसके ऊपर एक सेक्शन है, उसमें इसको मजीद डिटेल में भी पढ़ेंगे। सॉरी, 7B तो इससे रिलेटेड सेक्शन है, ये इसको आप इतना ही करेंगे, आगे चल के इंशाल्लाह इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है प्रॉफिट ऑन डेट। ठीक है, जो आपकी इंटरेस्ट इनकम होती है। ठीक है, इसके ऊपर जो है ना वो 7B है, जिसको आगे चल के मजीद हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। आपने अब 3 पॉइंट्स समझ लिए कि वो 3 पॉइंट्स कौन से हैं जिनके ऊपर अगर आपने टैक्स देना है तो आप उसको पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कैटेगराइज करोगे और फिर उसके ऊपर आप टैक्स दोगे। पहला है डिविडेंड। ठीक है, और डिविडेंड जो पाकिस्तान सोर्स इनकम है वो तो स्पेसिफिकली जा रहा है FTR में। जो फॉरेन सोर्स इनकम से अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है तो उसको आपने क्या करना है, उसको आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाले हेड में लेके जाना है। सेकंड है रॉयल्टी। ठीक है, आपको अगर रॉयल्टी मिल रही है तो रॉयल्टी को भी आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स करवाना है। थर्ड जो है वो है प्रॉफिट ऑन डेट। ठीक है, प्रॉफिट ऑन डेट इंटरेस्ट इनकम जो है आपकी, ये भी 7B में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसको किस तरह आप जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लेके जाते हो। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास अब तीसरा जो पार्ट था उसी का ही सब सेक्शन है। CC जो है उसको, डबल C जो है ये है,
तो कहता है एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड अंडर एनी टैक्स लॉ। अच्छा, अब इसको समझना है आपने। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि आपका ना बेसिकली कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों से ना रिफंड पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल, आपने पूरे साल के अंदर टैक्स दिया, ठीक है, जैसे आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, आपने सैलरी ली, उसके ऊपर आपका टैक्स कट रहा है। इस तरह आपका ना डिफरेंट किस्म के टैक्स जो है वो पूरा साल कटते रहते हैं। ठीक है, तो टैक्स जो डिडक्ट हो गया आपके से, हम कहते हैं वो 200 रुपये के आपके टैक्स डिडक्ट हो गए थे। और आपने साल के बाद जब अपनी टैक्स की कंपटीशन की, आपने सारे हेड्स को क्लब किया, उसके बाद उसकी पूरी एक वर्किंग करने के बाद टैक्स लायबिलिटी निकाली, ठीक है, तो आपका जो टैक्स एक्सपेंस था ना इस साल का, वो बना सिर्फ 100 रुपये का। इसका मतलब क्या है कि आपने 100 रुपये देने थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को, लेकिन अभी तक आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को 200 दे चुके हो। ये जो 100 रुपये का एक्सेस आपने टैक्स जमा करवा दिया है, ये आपका बेसिकली टैक्स रिफंड है। ये लॉ के मुताबिक कहा जाता है कि ये आपको रिफंड कर दिया जाएगा या आपका एडजस्ट हो जाएगा अगले सालों में, अगर आप ज़्यादा टैक्स दे चुके हो। ठीक है, ऐसा एक्चुअली प्रैक्टिकली वैसे नहीं हो रहा होता। आपने जो टैक्स दे दिया है वो लेने जाओगे आप एफबीआर वालों के पास, तो वो आपको देते देते जो है ना वो आपकी तौबा करवा देंगे। टैक्स वापस नहीं मिल रहा होता, पैसों के में बहुत रेयर चांसेस में आपको मिल रहा होता है। बट अगर देखा जाए थ्योरी के हद तक, अगर कानून को पढ़ा जाए, तो जो आपने एक्सेस टैक्स दे दिया है ये आपका एक किस्म का जो है वो रिफंड होता है। ठीक है, ये आपको इसको जो है ना टैक्स रिफंड कहते हैं। अच्छा, अब हमारा जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वो कह रहा है कि एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड, आपको कोई रिफंड चाहिए था जो कि डिले हो गया, ठीक है, टैक्स अथॉरिटीज की तरफ से। एफबीआर ने आपको ये जो 100 रुपये हमने कहे हैं, ये आप लेना चाहते हो कि यार ये मैं अगले साल में इसको एडजस्ट करना चाहता हूँ या मुझे ये पैसे दे दो, वो देते देते अगर उसको बहुत सारा टाइम लग जाए, इसका मतलब ये है कि वो डिले हो चुका है आपका रिफंड। तो उसके ऊपर इन केस, ऐसा एक्चुअली में शायद रेयर केसेस में ही होता हो, इन केस अगर एफबीआर वाले आपसे माफ़ी मांगे कि सर आपका एक रिफंड पड़ा था, हमने उसको बहुत टाइम के लिए डिले कर दिया, 100 रुपये का आपका रिफंड था, क्योंकि हमने 2-3 साल लगा दिया आपको रिफंड देते हुए, तो अब हम आपको जो रिफंड देंगे ना वो 110 रुपये का देंगे। तो ये जो 100 और 110 के अंदर डिफरेंस आ रहा है 10 रुपये का, ये आपको एडिशनल पेमेंट कर दी है एफपीआर ने। आपका रिफंड कितना था? 100 रुपये का था, लेकिन एफपीआर ने क्योंकि वो डिले किया हुआ था, तो अब वो आपको एडिशनल पेमेंट भी साथ कर रहे हैं कि भाई आपका नुकसान हुआ है, आप 2 साल से लगे हुए हो, 2.5 साल से लगे हो कि मुझे रिफंड दे दो, हम आपको रिफंड नहीं दे पा रहे थे, तो ये 10 रुपये एक्स्ट्रा ले लो। ये एडिशनल पेमेंट होगी आपको डिलेड रिफंड के अंदर। ठीक है, डिलेड रिफंड के केस में किसी भी जो है ना वो एफबीआर के प्रवीण के मुताबिक, तो उस सूरत में जो ये एक्स्ट्रा 10 रुपये मिले हैं, ये एक किस्म की आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। ठीक हो गया मुबीन? अच्छा, अब जरा इसकी एग्जांपल एक जरा पढ़ते हैं, थोड़ी कंप्रिहेंसिव सी। Mr. Anjum paid tax amounting to rupees 28 million in tax year 2016। 2016 के अंदर अंजुम ने टैक्स पे कर दिया 28 मिलियन का। ठीक है, अगर 28 मिलियन का पे कर दिया तो उसका मतलब है कि उसकी इनकम पता नहीं कितनी होगी जिसके ऊपर सिर्फ वो 28 मिलियन का टैक्स ही दे रहे हैं। Later on, he realized that he has made an excess payment of 8 million। ठीक है, वो कहता है कि बाद में उसको एहसास हुआ कि यार मेरा टैक्स तो 20 मिलियन बनता था, मैंने उस टाइम गलती से 28 दे दिया, तो एक्सेस जो मैंने पे कर दिया है वो 8 मिलियन का मैंने एक्सेस पे कर दिया टैक्स वालों को। अच्छा, देयरफॉर ही फाइल्ड अ रिफंड एप्लीकेशन। उसने क्या किया कि एक रिफंड की एप्लीकेशन डाल दी डिपार्टमेंट को कि भाई मेरा टैक्स देखो 20 मिलियन बनता था, मैंने गलती से 28 मिलियन दे दिया है, तो आपके पास मेरा जो है 8 मिलियन एक्स्ट्रा आ चुका है। ठीक है,
तो उसको काइंडली आप रिफंड कर दें। मैं एक अप्लाई कर रहा हूँ, आपके पास एप्लीकेशन दे रहा हूँ कि मेरा रिफंड जो है वो मुझे वापस कर दिया जाए। टैक्स अथॉरिटीज एग्रीड, उन्होंने ये बात मान ली कि भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आपका 20 मिलियन ही बनता था, आपने गलती से 8 मिलियन एक्स्ट्रा दे दिया है, हम आपको ये रिफंड कर देंगे। अब ये बहुत ज़रूरी है कि वो आपको एग्री करें कि भाई वो माने इस बात को कि आपका रिफंड बनता है। ठीक है। वैसे क्या हो सकता है, आप कहते रहो कि मेरा रिफंड बनता है, अगर टैक्स अथॉरिटीज नहीं मानती, वो आपसे एग्री नहीं करती, तो इसका मतलब ये है कि आपका टैक्स रिफंड लीगली नहीं है। ठीक है। तो अगर अथॉरिटीज मान रही हैं कि वाकई में आपका जो है वो टैक्स रिफंड बनता है और वो एग्री कर रही हैं, however the refund was delayed by tax authorities and consequently Mr. Anjum was received 8.4 million। ठीक है। अब उनकी तरफ से, टैक्स अथॉरिटीज की तरफ से डिले हो गया, टैक्स रिफंड टाइम पे नहीं दिया जा सका, और बाद में उन्होंने इसको जो है ना वो एक छोटी सी फेवर दी कि भाई आपका टैक्स रिफंड आपने डिले किया है तो हम आपको 8.4 मिलियन का रिफंड करते हैं, पैसे दे देते हैं आप। अब आप क्या कह रहे थे कि मेरा रिफंड कितना है, 8 मिलियन का। ठीक है। उन्होंने आपको कितना दे दिया, 8.4 मिलियन का। तो इसके अंदर 0.4 मिलियन जो है वो एडिशनल पेमेंट ऐड हुई हुई है, किस वजह से, डिलेड रिफंड की वजह से। ठीक है। इसी की बात हो रही है इस सेक्शन के अंदर। वो कह रहा है कि एडिशनल पेमेंट अगर आपको मिल जाए, किस पे, डिलेड रिफंड के ऊपर, अंडर एनी टैक्स लॉ, तो फिर आप उसको भी, जो डिलेड रिफंड के अंदर आपको डिलेड रिफंड के बाद आपको जो एडिशनल पेमेंट हुई है उसको भी आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ही कंसिडर करना है। ठीक है। तो अब ये जो 0.4 है, ये जो उसको एक्सेस पेमेंट हुई है 8 मिलियन के ऊपर, ये एडिशनल पेमेंट है ऑन डिलेड रिफंड एंड इज चार्जेबल अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और इसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स करवाएंगे। क्लियर मुबीन? चलो आगे चलते हैं। अब आपको याद होगा हमने लास्ट चैप्टर जो पढ़ा है वो था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ा था, उसमें एक आता था ग्राउंड रेंट। ठीक है। तो ज़रा मुझे ये बेशक मैसेज में लिख के बता दो कि ग्राउंड रेंट होता क्या था। याद है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट था ग्राउंड रेंट? ये ज़रा बता दो कि ग्राउंड रेंट होता क्या था। नहीं, सही नहीं बताया। हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ये कहते थे से, ये एक बंदा है, ठीक है, इसके पास एक ग्राउंड है या इसके पास एक लैंड है, पीस ऑफ लैंड है, ये एक बंदा है, ये चाहता है कि मैं एक बिल्डिंग बना के किराए के ऊपर चढ़ा दूं या कोई भी काम करूं। ये क्या करता है, इसके पास लैंड नहीं है, ये इसके पास आता है, इसको कहता है देखो तुम्हारे पास लैंड है और इतने टाइम से फ्री पड़ी हुई है, तो अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो इस लैंड के ऊपर मैं एक जो है ना वो बिल्डिंग खड़ी कर लूँ। अब ये लैंड तुम्हारी ही रहेगी, मैं इसको खरीदना नहीं चाह रहा, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सिर्फ बिल्डिंग के पैसे हैं, मैं बिल्डिंग बना दूंगा। तो ये भाई साहब इसको कहते हैं कि भाई मुझे क्या फ़ायदा, बिल्डिंग तुम बनाओगे बाद में रेंट पे चढ़ाओगे, रेंट तुम्हें मिलेगा, तो मुझे क्या फ़ायदा। तो ये बंदा उसको कहता है कि भाई ये जो लैंड है ना, तुम्हारी लैंड जो तुम्हारी ओनरशिप में है, जिसके ऊपर मैं अपनी बिल्डिंग बनाने जा रहा हूँ, इसके बदले में मैं तुम्हें ग्राउंड रेंट दिया करूँगा।
और हमने ये पढ़ा था कि से ये वाला बंदा यहाँ पे बिल्डिंग बना के रेंट पे चढ़ा देता है, ये वाला बंदा जो है वो बिल्डिंग बना के रेंट पे चढ़ा देता है, तो इसको यहाँ से रेंट इनकम आती थी, उसमें से हम लेस कर देते थे जो ये ग्राउंड रेंट पे कर रहा होता था। याद आया? ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं, पहले हम बात करते थे इस बंदे की, ये जो जिस बंदे ने बिल्डिंग बनाई है, ठीक है, अपने चैप्टर 9 के अंदर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में इस बंदे की बात कर रहे होते थे जो इसको रेंट पे चढ़ा के इस पे रेंट ले रहा था इस बिल्डिंग के ऊपर से। तो हम उसकी ये कैलकुलेशन निकाल रहे थे कि उसने रेंट कितना कमाया है, ठीक है। रेंट कमाने के बाद जो है उसके अंदर से कुछ एडमिजिबल डिडक्शंस अलाउ होती थी, उसमें हम ग्राउंड रेंट को लेस कर देते थे, ठीक है। आज हम उस बंदे की बात कर रहे हैं जिसको ये ग्राउंड रेंट मिल रहा है, इस बंदे को ग्राउंड रेंट मिल रहा है, इस बंदे को ग्राउंड रेंट मिल रहा है, तो इसने भी तो अपने इनकम के ऊपर टैक्स देना है ना, इसने तो दे दिया, ये तो हमने तो उस चैप्टर में पढ़ लिया कि इसने अगर रेंट पे चढ़ाई तो उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है, रेंटल इनकम आ रही है, उसमें से जो इसने खर्चा किया ग्राउंड रेंट का वो लेस कर देगा। बट जिस बंदे को इसने ग्राउंड रेंट दिया है उसकी जो इनकम आ रही है, क्या वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगी? तो आपको याद होगा हमने लास्ट स्लाइड पढ़ी थी अपने चैप्टर 9 के जो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, उसमें हमने स्पेसिफिकली ये कहा था कि ग्राउंड रेंट जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है, वो ग्राउंड रेंट जो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं जाता, ठीक है। तो बेशक जाके वो देख लेना लास्ट स्लाइड जो है उस चैप्टर की, वो भी। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, एक कंपनी है, इसको थोड़ा समझते हैं। एक कंपनी है जिसका नाम है ब्रेन कंपनी, ठीक है, वो सर्च कर रही है एक लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स प्रेमिसेस, ठीक है, उन्होंने अपना ऑफिस वगैरह बनाना है, बिल्डिंग वगैरह बनानी है, उसके लिए उनको लैंड चाहिए। मिस्टर असलम जो है वो उनके पास आते हैं, ठीक है, कंपनी को कहते हैं कि भाई मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, जिसका मैं ओनर हूँ और वो अर्बन एरिया में है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि उसके ऊपर आपकी जो ऑफिस प्रेमिसेस हैं वो बना सकते हैं। So as per term of contract, it has been decided that company will not purchase the land, rather it will construct the office of the on the land of the owned by मतलब जो मिस्टर असलम की लैंड है उसकी लैंड ही रहेगी, कंपनी उसको खरीदने नहीं जा रही, बट कंपनी क्या करेगी कि उसके ऊपर अपना ऑफिस बना लेगी जो कि लैंड है किसी और की, ठीक है, और बदले में उसको मंथली रेंटल्स पे करेगी, ठीक है, ग्राउंड रेंट पे करेगी। द अमाउंट रिसीव्ड बाय मिस्टर असलम, अब मिस्टर असलम जो है जिसकी वो ज़मीन थी जिसके ऊपर ब्रेन कंपनी ने अपना ऑफिस बना लिया, तो बदले में उसको जो रेंटल मिल रहे हैं उसको हम ग्राउंड रेंट रेट करेंगे और वो चार्जेबल टू टैक्स होगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें कुछ समझने वाली, वो चीज़ ये है कि rent received from an open plot of land is already covered in section 5, यानी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है उसमें जाता है। आपके पास अगर ये जो असलम है इसके पास यही प्लॉट होता और ये खाली प्लॉट रेंट पे दे रहा होता, इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन ना करवाता किसी की, तो फिर जो इसको रेंट मिलता वो कहाँ जाना था? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो जो आपने आंसर दिया था ना ग्राउंड का, वो मुझे ये वाला समझ आया था कि खाली लैंड के ऊपर जो रेंट आपको मिल रहा होता है वो तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ही जाता है। लेकिन जब आपकी लैंड के ऊपर किसी और ने कंस्ट्रक्शन कर ली, ठीक है, अपना घर बना लिया, अपना ऑफिस बना लिया, कोई मॉल बना लिया, कोई प्लाजा बना लिया, फिर अब वो ओपन प्लॉट नहीं रहा, ठीक है, जब उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो गई तो वो ओपन प्लॉट नहीं रहा, ठीक है। आफ्टर कंस्ट्रक्शन उसके बाद जो उसके ऊपर रेंट मिलेगा वो चार्जेबल टू टैक्स होगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एज ग्राउंड रेंट, ठीक है। और जो दे रहा होता है वो हमने पढ़ा है वो उसको एक्सपेंस क्लेम कर रहा होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चैप्टर नंबर 9 के अंदर। क्लियर? क्लियर है मुबीन?
चैप्टर नंबर 9 ही हमने पढ़ा लास्ट, जो प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। 6 था। अच्छा चलो जो भी था, ये फिर मैंने गलती से लिख दिया, ठीक है। इसको ठीक कर लेंगे, इसको ठीक कर लेते हैं, ये मेरे से मिस्टेक हो गई है। मेरे माइंड में था 9 है, आई थिंक 9 था। पता नहीं, चलो खैर कोई मसला नहीं, जो भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात हो रही है। चलो इसको छोड़ते हैं, मेन चीज़ पे आते हैं। वो मेन चीज़ ये है कि अभी आपने मुझे बताना है 2-3 सिनेरियोस में बता। ठीक है, एक बंदा है मिस्टर ए, ठीक है, उसके पास एक पीस ऑफ लैंड है। उसके बाद ये लैंड का एक पीस है। ऑप्शन वन, वो इस खाली लैंड के पीस को जो है वो रेंट पे दे देता है। ये इससे जो उसको रेंट मिलेगा, ये किस हेड में चार्ज होगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स? सही है। अच्छा, सेकंड ऑप्शन ये है कि इस लैंड के ऊपर वो एक बिल्डिंग बनाता है, ठीक है, और उस बिल्डिंग को रेंट पे दे देता है। ये कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी? गलत, 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 गलत। यहाँ पे मैंने ये नहीं बताया कि मिस्टर ए को किसी और ने पैसे दिए हैं या किसी और ने अपनी इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन किया है। ये तो मिस्टर ए खुद ही कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो ये तो एक किस्म का उसका अपना घर है। अच्छा चलो दोबारा रिपीट करता हूँ। मिस्टर ए के पास एक प्रॉपर्टी है, लैंड है, ठीक है। पहली ऑप्शन थी कि उसने खाली लैंड को ही रेंट पे दे दिया, वहां पे लोग पार्किंग करते हैं या किसी भी पर्पस के लिए दे दिया, तो जो उसके ऊपर उसको रेंट मिल रहा है आपने कहा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ओपन प्लॉट है, ठीक है। दूसरी ऑप्शन ये है कि उसने इस ओपन प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन की और अब इस पूरी जगह को रेंट पे दे दिया। आप किस साइड में जाएगा? सही, बिल्कुल सही। अब थर्ड ऑप्शन ये है कि लैंड उसी की है, ठीक है, वो लैंड का ओनर है। एक और बंदा है मिस्टर बी, वो यहाँ पे प्रॉपर्टी बना लेता है, ठीक है। प्रॉपर्टी बनाने के बाद वो इस बिल्डिंग को रेंट पे दे देता है, तो ये जो प्लॉट था इसका रेंट मिस्टर ए को मिल रहा है। तो मिस्टर ए के लिए ये जो प्लॉट का रेंट है जिसके ऊपर अब कंस्ट्रक्शन की है किसी और ने, वो जो रेंट उसको मिल रहा है ग्राउंड रेंट, वो किस हेड में चार्ज होगा? बिल्कुल सही है, ठीक है, ग्राउंड रेंट इनकम फ्रॉम द सोर्स में। और मिस्टर ए को जो इस बिल्डिंग का रेंट आ रहा है वो किस में जाएगा? सॉरी, मिस्टर बी को जिसने किसी और के लैंड के ऊपर एक बिल्डिंग खड़ी करके रेंट पे चढ़ा दिया, उसको जो आ रहा है वो किधर जाएगा? मैं कह रहा हूँ मिस्टर बी जिसने मिस्टर ए की लैंड के ऊपर जो है वो बिल्डिंग खड़ी की थी, कंस्ट्रक्शन की थी, और इसने अगर ये रेंट पे चढ़ा दी तो इसको भी तो रेंट मिलेगा मिस्टर बी को। ये जो पूरी चीज के अगेंस्ट मिस्टर बी रेंट ले रहा है, ये किस हेड में जाएगा? हाँ, ठीक हो गया। और लेकिन उसको इजाजत मिलेगी कि यार जो आपने ये मिस्टर ए को ग्राउंड रेंट दिया है ना, उसको इसमें से लेस कर दो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे है कि रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग, ठीक है। सब लीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग जो है उसके ऊपर अगर रेंट आ रहा है तो वो कहाँ जाएगा? वो भी जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ये भी अगर हमारा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाला जो चैप्टर था उसकी लास्ट स्लाइड आपको याद होना, तो आपने मेरे से पूछा भी था कि सर ये सब लीज वाला तो हमने यहाँ पे नहीं पढ़ा कि ये भी यहाँ पे चार्ज नहीं होगा। तो ये स्पेसिफिकली बताया गया है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाले चैप्टर में कि ये जो है
इस पे जो रेंट आ रहा होगा ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो इसको थोड़ा सा पहले मैं समझा देता हूँ फिर चलते हैं। ठीक है, एक है मिस्टर चाकू। ठीक है, ये ओनर है एक बिल्डिंग का जो उसने रेंट पे दी हुई है। ठीक है, ये मिस्टर चाकू की एक बिल्डिंग है, उसके दो पोर्शन है। ठीक है, ओनर कौन है, ओनर जो है वो मिस्टर चाकू है इसका। ठीक है, उसने रेंट पे दे दी है मिस्टर गनमैन को ये सारी प्रॉपर्टी। बदले में मिस्टर गनमैन मिस्टर चाकू को जो है वो रेंट दे रहा है। ये रेंट किधर जाएगा, प्रॉपर्टी है मिस्टर चाकू की, उसने सारी प्रॉपर्टी दे दी है मिस्टर गनमैन को रेंट पे। तो इसके ऊपर जो इनकम आ रही है वो क्या है, बेसिकली किस साइड में जा रही है। सिंपल है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल, उसने अभी एक बंदे की प्रॉपर्टी है उसने दूसरे बंदे को दी है रेंट के ऊपर, तो वो कहाँ जाएगी। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये जो मिस्टर गनमैन ने पूरी प्रॉपर्टी जो थी ये इससे रेंट पे ले ली थी। मिस्टर गनमैन को लगा कि यार मैं तो सारा दिन काम पे होता हूँ, ये वाला पोर्शन तो मैं यूज ही नहीं करता, तो क्यों ना ये मैं किसी और को दे दूं रेंट पे। तो मिस्टर गनमैन जो कि खुद एक किराएदार है, उसने मिस्टर AK-47 को एक हिस्सा जो है वो रेंट पे दे दिया। ठीक है, अब बदले में इसको भी ये रेंट मिलेगा। ठीक है, मतलब जो मिस्टर AK-47 है उसने तो रेंट पे इससे लिया ना मिस्टर गनमैन से, तो वो इसको रेंट देगा। पूरी बिल्डिंग का ये रेंट इसको दे रहा है। ठीक है, मिस्टर चाकू को। तो ये जो रेंट, एक रेंट की हुई जमीन को फर्दर आप रेंट पे दे देते हो, उसके ऊपर जो आपको कमाई हो रही होती है वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। और इसको कहते क्या है, रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग। कि आपने पहले किसी से रेंट पे ली हुई है लैंड या बिल्डिंग, उसको आपने सब लीज कर दिया, फर्दर रेंट पे दे दिया, तो जो रेंट मिलेगा वो कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ठीक है, तो ओनर कौन था, मिस्टर चाकू, उसने बिल्डिंग रेंट पे दे दी, तो उसको जो इनकम आ रही है वो आ रही है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जो मिस्टर गनमैन है वो टेनेंट था इस बिल्डिंग का, उसने सब लीज कर दी यही बिल्डिंग किसको, मिस्टर AK-47, तो जो उसको आएगी वो आएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और ये मिस्टर AK-47 को हम कहेंगे सब टेनेंट। ये टेनेंट था, ये मेन किराएदार था ओनर का, ये इसका किराएदार है तो इसको हम कहेंगे सब टेनेंट। एक सेकेंड, मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ आपका। हाँ, यही मतलब है, वो खुद चाहे कुछ हिस्सा यूज कर रहा हो, जैसे डबल स्टोरी हो, आप पूरी की पूरी डबल स्टोरी ले लो और एक हिस्सा उसका जो है वो रेंट पे दे दो। तो या सारे का सारा रेंट पे दे दो, तो आपने क्या किया, रेंट पे लेके फर्दर रेंट पे दे दिया आगे। तो जो एक्चुअल ओनर है उसको जो रेंट आ रहा है वो तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाना है, लेकिन जो एक किराएदार ने आगे किराए पे दे दिया है उसको जो रेंट आ रहा होगा उसको कहेंगे कि सब लीज के ऊपर रेंट आ रही है। ठीक है, तो वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अच्छा, हाँ जी, ये अगर आप देखो ना कि लाहौर में भी बड़ी जगह पे जब हॉस्टल आप देखते हो ना, तो हॉस्टल वालों की अपनी कोई जगह नहीं होती। उन्होंने क्या किया होता है, किसी से जमीन रेंट पे ली होती है, मतलब बिल्डिंग रेंट पे ली होती है पूरी। आगे फिर एक एक कमरा जो है ना वो बच्चों को चढ़ा रहे होते हैं रेंट के ऊपर। तो अब जो पूरी बिल्डिंग का किराया वो खुद दे रहे होंगे, वो तो जिस बंदे को मिल रहा है वो तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में डालेगा। लेकिन उनको जो स्टूडेंट से जो है, हॉस्टल वाले स्टूडेंट से, जो उस बंदे को जो खुद एक टेनेंट है उसको जो किराया आ रहा है वो बेसिकली क्या है, वो सब लीज का रेंट आ रहा है उसको। ठीक है, तो उसको हम कहाँ पे लेके जाते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये स्पेसिफिकली लिखा गया है पॉइंट ई के अंदर के ये इंक्लूडिंग है चीजें जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जानी। Rent received by a person being owner of land and building is chargeable under the head income from property। जो ओनर है उसने जो रेंट पे दिया है, पहले रेंट पे जब गई है जमीन, तो उसका जो रेंट होगा वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में होगा। अगर वो ही प्रॉपर्टी सब लीज कर दी जाए तो जो अब आएगी इनकम वो कहाँ जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में।
ठीक है, अब ये एक एग्जांपल हम करते हैं। मिस्टर आसिफ हैज let out a shop on September 1, 2010 owned by him to Mr. Bilal। ठीक है, ये owned by him का मतलब क्या है कि ये ओनर है। कौन ओनर है? मिस्टर आसिफ ओनर है। ठीक है, मिस्टर आसिफ ने मिस्टर आसिफ ने जो कि ओनर है, उसने मिस्टर बिलाल को जो है ना वो एक शॉप जो है वो दे दी किराए पे। किस डेट को दी है? September 1, 2010 को। The shop comprises of two rooms and for each room a monthly rent of ₹15,000 is agreed। देखो, एक शॉप है, उसमें दो रूम है। इसका ओनर कौन है? ओनर है मिस्टर आसिफ। ठीक है, इसका टेनेंट कौन है? वो है मिस्टर बिलाल। और इन दोनों के दरम्यान में डिसाइड क्या हुआ है कि भाई एक ये रूम है, एक ये रूम है। इन दोनों रूम्स का जो रेंट है वो आपका इस तरह कैलकुलेट होगा कि वो कहता है हर रूम का मैं 15,000 रुपया तुमसे लूंगा हर मंथ। तो दो रूम है, तो दो रूम का रेंट कितना हर मंथ का हो गया? 30,000 हर मंथ का। पर मंथ जो है वो 30,000 क्या करेगा? बिलाल दिया करेगा आसिफ को। ठीक है, और ये बिल्डिंग कब से रेंट पे चढ़ाई है? ये चढ़ाई है 1 सितंबर 2010 से। ठीक है, 2010 से, सॉरी। ठीक है, अब क्या हुआ कि सितंबर को उसने बिल्डिंग ली थी, शॉप्स ली थी। दिसंबर में जाके ना उसको लगा कि यार मैं दोनों रूम तो यूज नहीं कर रहा। सो मिस्टर बिलाल डिसाइडेड टू गिव वन ऑफ द रूम टू मिस्टर आमिर। अब एक और बंदा आ गया, मिस्टर आमिर आ गया। ये वाला रूम मिस्टर बिलाल ने मिस्टर आमिर को दे दिया। इसका मतलब यह है कि सब लीज कर दिया। ठीक है, और इसके बदले में वो कहता है मैं तुमसे ले लूंगा 20,000 पर मंथ। ठीक है, तो अब आपने कैलकुलेट करना है मिस्टर आसिफ जो कि ओनर है उसकी टैक्सेबल इनकम, और मिस्टर बिलाल जो कि टेनेंट है उसकी टैक्सेबल इनकम फॉर टैक्स ईयर 2011। तो अब जरा जल्दी से कैलकुलेट करो। हाँ जी, ये बात आपको याद रहनी चाहिए, सेपरेट ही करते हैं हम। क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि इंडिविजुअल जो होता है टैक्स वो किसी के साथ मिला के नहीं दे रहा होता। जब हमने चैप्टर पहला अपना स्टार्ट किया था उसमें हमने पढ़ा था कि इंडिविजुअल जो है वो टैक्स सेपरेटली देता है। इवन के माँ बाप अपने बेटे की इनकम को आपस में मिला के नहीं दे सकते, और हस्बैंड वाइफ इस तरह अपने एक दूसरे के साथ कंबाइन करके टैक्स की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। टैक्स हमेशा इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर कैलकुलेट होता है। चलो आप इसकी ना पिक्चर लो, खैर मैं नोट्स भी भेज दूंगा, लेकिन इसकी पिक्चर लो, ये आपका होमवर्क है। आपने ये होमवर्क करना है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ जो इसमें आपने चीज़ें याद रखें। नंबर 1, डेट्स का ख्याल रखना है। नंबर 2, मंथ जो है ना वो मंथली बेसिस के ऊपर रेंट दिया हुआ है, इसको साल का रेंट ना समझ लेना। ठीक है, तो डेट्स का ख्याल रखना है दोनों की इनकम कैलकुलेट करते हुए। एक जो है वो डेट ये वाली है, एक डेट ये वाली है। एक ये पर मंथ रेंट ये है, एक पर मंथ रेंट ये है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आएगी एक की, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आएगा एक का। ठीक है, तो ये आपने कैलकुलेट करना है। कल हम इंशाल्लाह क्लास में इसको डिस्कस भी कर लेंगे अगर आपको समझ ना आया कि कैसे हुआ ये। ठीक है, आगे चलें। यार पहले बेशक बिलाल की कर लो, कोई मसला नहीं है, दोनों की अलग इनकम आ रही है ना, तो जिसके पूरे साल की आप कैलकुलेट कर रहे हो तो दोनों की जैसे करनी है दोनों की अलग अलग करनी है। पहले बेशक बिलाल की कर लो, पहले बेशक आसिफ की कर लो, उससे इशू नहीं बनता। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं कि इनकम फ्रॉम लीज ऑफ एनी बिल्डिंग
टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी। ये हमने कहाँ पे पढ़ा था? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, कि हमने कहा था कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं समझी जाएगी अगर आप रेंट पे दे दो किसी बिल्डिंग को जिसके साथ शामिल हो प्लांट एंड मशीनरी। तो हमने कहा था ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं लेके जाना, वहां पे ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ये वाला पॉइंट याद है ना? हाँ जी, बिलाल की तो सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ही है ना। देखो मैं आपको याद करवा देता हूँ, बिलाल के केस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कैसे निकलेगी कि जितना उसको रेंट मिला है और जितना उस रूम का रेंट वो आगे दे रहा है आसिफ को, वो उसमें से लेस हो जाएगा, बाकी उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बनेगी। ठीक हो गया। चलो इधर आते हैं हम। इनकम फ्रॉम लीज जो है वो अगर आपने रेंट पे दे दी है बिल्डिंग अलोंग विद प्लांट एंड मशीनरी, तो उस केस में वो कहाँ पे जाएगी? जो भी इनकम होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। आमिर हैज रेंटेड आउट हिज शू फैक्ट्री अलोंग विद प्लांट एंड मशीनरी टू मिस्टर बाबर अगेंस्ट मंथली रेंट ऑफ 30,000 पर मंथ। The whole rental received by Mr. Amir will fall under the head income from other source। ठीक है। नेक्स्ट हमने ये भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में पढ़ा था, एफ ए। ये एफ था पॉइंट, ये इसी का सब पॉइंट है। एफ ए ये कहता है इनकम फ्रॉम प्रोविजन ऑफ अमेनिटीज यूटिलिटीज और एनी अदर सर्विसेज कनेक्टेड विद द रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग। हमने कहा था अगर आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे दी है और उसके साथ आप अमेनिटीज यूटिलिटीज या कोई और सर्विसेज जो हैं उनके भी चार्जेस ले रहे हैं, रेंट ले रहे हैं उनका भी, तो जो बिल्डिंग का रेंट है वो जाएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, और जो बाकी चीजों के अगेंस्ट आप पैसे ले रहे हो वो रेंट जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। जबकि हमने ये ऊपर वाले पॉइंट में कहा है कि अगर बिल्डिंग के साथ प्लांट और मशीनरी दिया तो सारे का सारा रेंट किधर जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। लेकिन अगर ये वाला केस हो एफ ए वाला, तो इसमें बिल्डिंग का रेंट जाएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, और इन बाकी चीजों का जो रेंट है ये जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ठीक है। Only portion of rent related to amenities, utilities, and services connected with renting the building will be charged to have tax under the head of income from other source। Clear? ओके। नेक्स्ट है पॉइंट एनी एनुटी और पेंशन। अच्छा, पेंशन और एनुटी क्या होती है? पेंशन के बारे में पढ़ लेते हैं। पेंशन रिसीव बाय, अच्छा पेंशन बेसिकली क्या होता है कि जब आप रिटायर हो जाते हो ना, तो उसके बाद आपको कुछ पैसे मिलते रहते हैं आपकी सर्विस के अगेंस्ट के, आपने इतना सा काम किया तो आपको आपको जो है ना रिगार्ड करने के लिए कुछ पैसे वो आपको देते रहते हैं बाद में भी, जब आप जॉब छोड़ जाते हो, उसको कहते हैं पेंशन। पेंशन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय इज चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है। अब एक पेंशन तो ये हो गई जो आपने कहीं पे जॉब की। ठीक है। ये आपने एक जगह पे जॉब की है, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है। मिस्टर बी एम्प्लॉयर है, ये आपका जो है ना वो बॉस है, इसने आपको जॉब दी है। ये एम्प्लॉयर है जिसने आपको जॉब दी है, ये एम्प्लॉई है मिस्टर ए, ये इसका मुलाजिम है। ठीक है। इस रिलेशन में अगर आपने इसके पास काफ़ी अर्सा काम किया, उसके बाद आप रिटायर हो गए और आपको पेंशन मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है? एम्प्लॉयर से मिल रही है एम्प्लॉय को। और किस वजह से मिल रही है? क्योंकि उसने वहाँ पे काम किया था, जॉब की थी, इस वजह से, इस रिलेशन की वजह से उसको अभी तक जो है वो पेंशन मिल रही है। इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा कि जो भी पेंशन होगी जो इस वजह से मिल रही हो कि आपका जो रिलेशन था वो एम्प्लॉयर के साथ एम्प्लॉई का था, और उसके बदले अब वो आपको पेंशन दे रहा है, तो वो कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम सैलरी में। ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत सी स्कीम्स लॉन्च की हुई हैं। जो लोग थोड़े ज़्यादा एज के हो जाते हैं ना, जो आप बैठे होते हैं, जॉब शॉब नहीं कर सकते, रिटायर हो गए होते हैं, उनके लिए ना कुछ स्कीम्स लॉन्च कर दी जाती हैं जो कि अच्छा खासा इंटरेस्ट दे रही होती हैं उनके ऊपर। मैं वो कहते हैं कि भाई अगर आप रिटायर्ड हो
तो आपको जो पैसे मिले होंगे रिटायरमेंट के ऊपर वो हमारे किसी अकाउंट में जमा करवा दो, हमारे किसी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर दो। बदले में हम आपको उस स्कीम को कहते हैं पेंशन स्कीम, बदले में हम आपको कुछ पेंशन इस तरह के जो है ना वो रिटर्न देते रहेंगे। एक्चुअली वो क्या होता है, वो बेसिकली जो है ना प्रॉफिट ऑन डेट होता है या इंटरेस्ट होता है, लेकिन उसको कहा क्या जाता है, उसको पेंशन ही कि वो कह रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पेंशन स्कीम से मिल रहा होता है। तो ये जो पेंशन मिल रही है ना, ये पेंशन ये ऊपर वाली पेंशन से अलग है। ऊपर वाली पेंशन क्या थी कि एक एम्प्लॉयर था, एक एम्प्लॉई थी, एम्प्लॉई था, थी, दोनों हो सकते हैं। तो उनको आपस में जॉब की वजह से बाद में रिटायरमेंट के बाद कुछ बेनिफिट्स मिलते रहे, तो वो हम कह रहे थे पेंशन। लेकिन अगर उस रिलेशन के बगैर, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है, अगर आपको किसी पेंशन स्कीम से कोई पेंशन मिल रही है जो आपको आपका कोई पास्ट एम्प्लॉयर या अभी वाला एम्प्लॉयर नहीं दे रहा, तो वो कहाँ पे जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। क्लियर? क्लियर है मुबीन? यानी कि सिंपल अपने पास नोट कर लो, अगर आपको आपके एम्प्लॉयर ने पेंशन दी है तो वो जाएगी इनकम फ्रॉम सैलरी में। इनकम फ्रॉम सैलरी, जैसे आपको हर महीने पहले सैलरी मिल रही थी, अब आप रिटायर हो गए तो आपको पेंशन मिल रही है, वो जाएगी इनकम फ्रॉम सैलरी में, अगर वो एम्प्लॉयर से मिल रही है। अगर वो किसी पेंशन स्कीम से मिल रही है जो कि आपका एम्प्लॉयर नहीं है, वो आपको पेंशन दे रहा है, तो वो फिर जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है पॉइंट नंबर एच। पॉइंट नंबर एच कहता है कि एनी प्राइस बॉन्ड, आपने कोई प्राइस बॉन्ड जीता है, और विनिंग फ्रॉम रेफल। इसको देखते हैं, ये नई चीज़ होगी आपके लिए, इसको इधर पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब आप सिंपल को होना है तो इस पॉइंट में वो कह रहा है कि भाई अगर आपको आपकी लॉटरी निकल आई है ना, ठीक है, आपको बैठे बैठाए आपको को बहुत सारे पैसे मिल गए हैं, तो उन पैसों के ऊपर टैक्स तो देना पड़ेगा भाई। तो टैक्स किधर जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ठीक है, प्राइस बॉन्ड निकला है विनिंग फ्रॉम रेफरल से, लॉटरी प्राइस से, विनिंग क्विज या प्राइस ऑफर्ड बाय कंपनीज फॉर प्रमोशन ऑफ सेल। ठीक है, और क्रॉसवर्ड पजल। तो ये जितनी भी इनकम आपकी आ रही है, ये कहाँ चली जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अब जरा प्राइस बॉन्ड का आपको पता है ना कि आपको गवर्नमेंट ने कुछ प्राइस बॉन्ड्स इशू किए होते हैं, आप उनको खरीदो, उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है, कुरानदाजी होती है हर 5वें महीने, तीसरे महीने, जब भी कुरानदाजी हो, साल बाद हो, अगर आपका नाम निकल आया तो आपको उसके ऊपर जो है ना वो पैसे मिल जाते हैं। वो पैसे कहाँ जाएंगे? उसके ऊपर टैक्स लगेगा, किस हेड में लगेगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। सेकंड है विनिंग फ्रॉम रेफरल। विनिंग फ्रॉम रेफरल का मतलब क्या होता है? रेफरल इज अ कंपटीशन इन विच you buy tickets with number on them. Afterwards, some number are chosen, and if your ticket has one of the number chosen on it, you win the prize. तो ये भी बेसिकली प्राइस बॉन्ड की ही तरह की कोई चीज़ होती है जिसमें आपको टिकट्स दिए जाते हैं। लॉटरी क्या होती है भाई? लॉटरी, जो हम लोगों ने लॉटरी निकली होगी, वो बचपन में हम लोग तो एक चिप्स का डब्बा निकलता, चिप्स का पैकेट लेते थे, उसके अंदर से घड़ी निकल आती थी, तो हमारे लिए वही लॉटरी होती थी। ठीक है, वैसे क्या होता है कि आप खरीदते हो कोई छोटी छोटी चीज़ें या कोई नंबर्स खरीदते हो, बाद में अगर वो नंबर आपका लग जाए तो लॉटरी होती है आपकी। ठीक है, आपको पैसे मिल जाते हैं। या आप कहीं पे फाद मुस्तफा के शो पे चले गए, उसने आपको कहा कि भाई यहाँ पे डांस करके दिखाओ, आपने डांस करके दिखाया, उसने आपको बदले में पैसे दे दिए। ठीक है, बदले में जो उसने आपको पैसे दे दिए या कोई गिफ्ट दे दिया, वो आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। कहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ठीक है, अब ये एक और चीज़ है, ये है कि प्राइस ऑफर्ड बाय कंपनीज फॉर प्रमोशन ऑफ सेल। ठीक है, आपकी जो है ना से कि एक शॉप है मोबाइल वाली, ठीक है, आप मोबाइल बेच रहे हो, वहाँ पे ओप्पो वाले आते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप ना हमारी प्रमोशन करो, यहाँ पे कुछ चीज़ें लगा के रखो, या जो बंदा आए उसको हमारा मोबाइल आपने बेचना है, उसको हमारी एक वीडियो दिखानी है कि भाई ये मोबाइल के ये फीचर्स हैं। किसी भी तरह आपने प्रमोशन करनी है कि उनकी चीज़ बिक जाए।
उसके बदले में अगर आपको कंपनी फ्री में कोई चीज़ दे रही है, गिफ्ट दे रही है, वो आपको घड़ी दे जाते हैं या आपको कोई मग दे देते हैं चाय वाला, या आपको पैसे दे देते हैं, तो वो जो प्राइस उन्होंने आपको दिया है किस वजह से कि आपने प्रमोशन ऑफ सेल की है, ये भी कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। और क्रॉसवर्ड पजल्स होते हैं, ये मेरे ख्याल में तो वही होते हैं, अखबार में आप देखोगे ना तो ये वर्ड्स बने होते हैं, उनमें कुछ वर्ड्स मिसिंग होते हैं, आपने उनको सोल्व करना होता है। अगर आप सोल्व कर लोगे तो आप अखबार वालों को भेजते हो, वो उसके ऊपर जो है आपको काफ़ी लोगों के आते होंगे, उसमें से कुरानदर्जी करके देते होंगे, प्राइस जो भी प्राइस है वो कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। आसान, हर वो चीज़ जो आपकी एक किस्म की लॉटरी है या आपको बैठे बैठाए मिल गई है, वो कहाँ पे टैक्स होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ठीक है। इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब जो ये वाला पॉइंट है, वो पॉइंट ये कहता है कि एनी अमाउंट रिसीव्ड फॉर द प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब क्या है कि आपने प्रोवाइड किया है, ठीक है, यूज और एक्सप्लोटेशन ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग ग्रांट ऑफ राइट्स टू एक्सप्लोर नेचर रिसोर्सेज। अच्छा, आपका घर था, ठीक है, आपका ये घर है और आप इस घर में रहते हो, आपके घर के नीचे खजाना है, ये खजाना आपके घर के नीचे है, आपको पता ही नहीं है, ठीक है, आपके घर के नीचे खजाने खजाने छुपे हैं। अब गवर्नमेंट वालों ने तहकीक की, ठीक है, उनको पता चला कि भाई ये बंदा जो है, इसके घर के नीचे तो सोना दबा हुआ है। गवर्नमेंट वाले आपके पास आए, उन्होंने कहा भाई साहब, हम आपके घर की खुदाई करना चाहते हैं, आपकी ज़मीन के नीचे जो खजाना है इसके ऊपर गवर्नमेंट का हक है, आपका हक नहीं है, ठीक है, तो हम आपकी ज़मीन की घर में जो है ना वो खुदाई करना चाहते हैं, उसमें से खजाना निकालना चाहते हैं, या इसके अलावा आप कह लो कि वहाँ से कोई ऑयल निकल आया, कोई नमक की खान निकल आई, कोई भी चीज़ हो सकती है आपकी प्रॉपर्टी में से, अगर कोई चीज़ निकल रही है ऐसी, तो आप उनसे कहोगे, वो कहेंगे हमने खुदाई करनी है, इस पे तो हमारा हक है, तो आप कहोगे भाई मुझे क्या फ़ायदा, ज़मीन तो मेरी है, ठीक है, वो कहते हैं भाई हम ना तुम्हें पैसे देंगे इसके, अमाउंट रिसीव्ड फॉर प्रोविजन, अगर तुम हमें प्रोवाइड कर दो यूज़ करने की या एक्सप्लॉइट करने की, अपनी प्रॉपर्टी तोड़ फोड़ करने की, ठीक है, जिसके अंदर आप ये भी आपको कह सकते हैं कि आप हमें राइट्स दे दो कि हम यहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर लें, आप हमारे साथ एग्रीमेंट कर लो कि अब से हम, ज़मीन आपकी रहेगी लेकिन इसमें से जो खजाना निकलेगा वो हम लेके जाएंगे, बदले में हम आपको कोई अमाउंट दे देंगे। तो वो जो अमाउंट मिलेगी वो भी कहाँ पे टैक्स होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, ठीक है। मिस्टर एसन इज ओनर ऑफ अ फार्म इन दी आउटस्ट्राइक ऑफ बलोचिस्तान, बलोचिस्तान में कहीं पे उसके पास एक फार्म है। A team of gemstone experts approaches him and make him to aware of the fact that there may be a possibility of treasure underneath his farm। वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे हम लोग जो है ना एक्सपर्ट हैं ये जेम्स वगैरह के निकालने के, ठीक है, स्टोन्स वगैरह के निकालने के। और हमें लग रहा है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपके फार्म के नीचे जो है ना वो खजाना छुपा हुआ, ठीक है, ट्रेजर छुपा हुआ। मिस्टर एसन हैज नो नेसेसरी नॉलेज एंड इन्वेस्टमेंट टू एक्सप्लोर दिस ट्रेजर। अब मिस्टर एसन के पास तो ना नॉलेज है कि भाई खजाना कैसे निकलता है, ना उसके पास इतने पैसे हैं कि वो बड़ी बड़ी मशीनरी लेके आए और उसमें से खुदाई करवा के खजाना निकाले। सो वो क्या करता है, वो परमिट दे देता है एक्सपर्ट्स को कि भाई एक्सप्लॉइट कर लो, तोड़ फोड़ करो मेरी ज़मीन में, ठीक है, और बदले में मुझे क्या दे देना, हर महीने 1,25,000 दे देना, चाहे इसमें से खजाना बाद में कुछ भी ना निकले, बट 1,25,000 देना है जब तक तुम खुदाई करते रहोगे, और अगर खजाना निकल गया तो वो आपका होगा। द अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है, जो एसन को पैसे मिलेंगे वो क्या होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्लियर मुबीन? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव फ्रॉम प्रोविजन यूज एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, सेम वही पॉइंट है। ऊपर वाले पॉइंट में हमने क्या कहा था, हमने कहा था भाई हमें पैसे दे देना, यहाँ पे हम कहते हैं नहीं, पैसे ना देना भाई, जितना खजाना निकलेगा ना उसका 20% मुझे दे देना, 80% तुम लोग ले लेना। जैसे अभी आपको पता होगा वो एक पाकिस्तान ने भी एग्रीमेंट किया हुआ है जिसमें से वहां से कुछ बलूचिस्तान में से निकल रहा है सोना सोना,
पता नहीं क्या निकल रहा है, वो कंपनी से एग्रीमेंट किया हुआ है कि इसमें से सिर्फ हमें 5% या 10% शेयर दे देना, बाकी तुम लोग ले जाना, क्योंकि खुदाई तुम कर रहे हो। ठीक है, सेम वो यही सिचुएशन है यहाँ पे। आपको जो चीज मिल रही है, मतलब अब वो चीज मिल रही है, तो वो कहते हैं उस चीज की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी, जितने की वो आप बाजार में बेच सकते हो, उस वैल्यू के ऊपर टैक्स दे दो। यहाँ पे तो तुम पैसे ले रहे थे, पैसों के ऊपर तो टैक्स दे ही सकते हो। तो अगर वो चीज कोई आपको दे रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे, जो आपकी लैंड को या आपकी प्रॉपर्टी की परमिशन यूज या एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, तो उस चीज की मार्केट वैल्यू ले लो। ठीक है, assume in the above example of Mr. Hassan, ठीक है, allowed to use the property against 20% of share of gold extracted। ऊपर वाले में तो था ना कि वो कहता था 1,25,000 पर मंथ मैं लूंगा तुमसे, यहाँ पे अगर वो कहे कि भाई जितना सोना निकलेगा उसका 20% मेरा होगा, और उसको शेयर रिसीव हुआ गोल्ड का मई 2010 में, ऑन विच डेट द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ हिज शेयर वाज ₹5 लाख, और तब उसको जो गोल्ड मिला 20%, उसकी वैल्यू कितनी, 5 लाख। दी अमाउंट विल बी चार्जेबल टू हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्लियर? चलो ठीक है, तो अब मेरे ख्याल में इसके बाद एक ही पॉइंट रह गया ना। ठीक है, ये चैप्टर नहीं खत्म हुआ, इसके आगे मैंने स्लाइड्स ऐड नहीं की, अभी चैप्टर रहता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट रह गया, ये हम कल डिस्कस करेंगे, और फर्दर फिर इस चैप्टर को आगे जो है ना वो कंटिन्यू करेंगे। चलो, अपना ख्याल रखना, इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज। कोई क्वेश्चन है मुबीन? यार मेरे जो लेक्चर्स है ना, पहले वाले जितने भी थे,